Ladies and gentlemen, please check in your business whether you have filed furnish or GSTN 99C or not. If you have filed, very good. If you have not filed, then please file your GSTN 99C on or before 31st December 2023 for the financial year 2022 and 2023. यानी आपको आपका GSTN 99C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 के लिए 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले फाइल करनी है। 31 दिसंबर 2023 इज द लास्ट डेट टू फाइल फर्निश योर GSTN 99C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आपका GSTN 99C फाइल करनी है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस में कंप्लाइंसेस को फुलफिल करना चाहते हैं, देन प्लीज फुलफिल योर GSTN 99C कंप्लाइंसेस एज पर द डिफाइंड टाइमलाइन। इसमें एक्सटेंशन नहीं है, इसमें रिविजन्स नहीं है। तो आपके पास लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। नाउ व्हाट इज GSTN 99C? To whom it is applicable? Who is exempted from GSTN 99C? And what are the threshold limit that GSTN 99C is applicable? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए टैक्स कंसल्टेंट, आपको जानना जरूरी है GSTN 99C किसके ऊपर अप्लीकेबल है, किस लिमिट पे अप्लीकेबल है, किसके ऊपर एग्जेम्प्टेड है। एंड फॉर GSTN 9, please watch my previous video where I have explored in a detailed manner about all those provisions, all those tables. In this video, I am going to explore about GSTN 9C, right? But fundamentally, you should know GSTN 9, GSTN 9C. GSTN 9 is applicable for all those taxpayers whose aggregate annual turnover is more than 2 crore in the previous financial year. And GSTN 9C is applicable for all those taxpayers whose aggregate annual turnover is more than 5 करोड़। यानी अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर GSTN 9 एप्लीकेबल है। सिमिलरली अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर GSTN 9C एप्लीकेबल है। तो आप इसको टेस्ट कीजिए। आपका GSTN 9 के लिए अप्लीकेबल लिमिट मोर देन 2 करोड़ है। नाउ यू हैव ए 5 ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस है, आपने 5 ब्रांचेस ओपन किया हुआ है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि 5 ब्रांचेस के जो टर्नओवर है, किसी भी ब्रांचेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, बट ओवरऑल सारे ब्रांचेस को मिला करके जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से भी ऊपर है। Now my question is whether GSTN 999C is applicable, because in each branches the aggregate turnover, the turnover of the branches is not more than 2 crore. So the my submission here is that you have to club the 5 branches turnover, because when you see the GSTN 999C, it is talking about the PAN based. आपके पैन बेस पे जो टर्नओवर निकल करके आता है, लिमिट उसके ऊपर देखी जाती है। तो 5 ब्रांचेस का पैन नंबर तो सेम है, GSTN नंबर अलग अलग है, बिकॉज यू हैव ए 5 ब्रांचेस, सो यू हैव टेकन द 5 GSTN नंबर, बट दिस 5 GSTN नंबर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेम पैन नंबर। तो सेम पैन नंबर है, तो आपका 5 ब्रांचेस का टर्नओवर टोटल किया जाएगा, एंड इफ इट इज मोर देन 2 करोड़ देन GSTN 9 इज एप्लीकेबल, इफ इट इज मोर देन 5 करोड़ देन GSTN 9C एप्लीकेबल। नाउ अंडरस्टैंड, 2 करोड़ से ऊपर हो गया GSTN 9, 5 करोड़ से नीचे है GSTN 9C नहीं एप्लीकेबल है। 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है तो सिर्फ GSTN 9 एप्लीकेबल है, लेकिन अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो GSTN 9, 9C दोनों एप्लीकेबल है। नाउ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर? क्या होता है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर? तो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपका पैन बेस पे देखा जाता है। Aggregate annual turnover means your turnover including your B2C turnover, your B2B turnover, your exempted turnover, your export turnover, your supply to SEZ turnover, your nil rated turnover, इन सब को क्लब करके आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर निकाला जाता है।
राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस में कि आपकी ट्रांजेक्शन किस तरह का, आप बिजनेस में किस तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं। सो जस्ट क्लब सिंपली टू कैलकुलेट द एनुअल एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। ना आपके पास एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर भी आ गया, आपका टर्नओवर पता चल गया कि 5 करोड़ से ऊपर है। नाउ यू आर गोइंग टू फाइल योर GSTR 9 9C both. For GSTR 9, you please watch my previous video where I have explore in a detailed manner about all those provisions, about all those tables. But for GSTR 9C, here I'm going to help you how to file, what are the provisions that is applicable, how the information is to be filled up. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। GSTR 9C एज द नेम सजेस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरी की पूरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करती है। सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ही बात होती है, चाहे वो आप आउटवर्ड सप्लाई की बात करो, टैक्स लायबिलिटी की बात करो, इनवर्ड सप्लाई की बात करो, ITC इनवर्ड सप्लाई की बात करो, आपकी सिर्फ रिकंसिलिएशन की बात करती है GSTR 9C। नाउ GSTR 9C you are going to file. So in a GSTR 9C there are 16 tables, 5 parts। 5 पार्ट में 16 टेबल्स आपको फिलअप करने हैं। 16 टेबल्स आपको फिलअप करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखिए। इसको आप अप्लाई कीजिए रिटर्न्स फाइलिंग करने में। एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन फाइलिंग द रिटर्न, माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। आप मुझे अपनी क्वारीज बताइए, आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए। आई एम हियर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, टू प्रोवाइड यू द क्विक सॉल्यूशंस इन फाइलिंग योर GSTR 9C। सो नाउ GSTR 9C 5 पार्ट्स 16 टेबल्स कैसे फिलअप करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, बहुत ही सिंपल है। GSTR 9C टेबल नंबर 1 2 3A 3B 4, simple basic informations, your GSTR number, your trade name, your legal name, and are you liable for audit. These are the basic information that you have to fill up. Table number 5 बहुत important है। The table number 5 says the reconciliation of your turnover reported in audited financial statement versus the turnover reported in your GSTR 9। यानी आपका टर्नओवर का रिकंसिलिएशन जो आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया हुआ है एंड जो आपने GSTR 9 में दिखाया हुआ है, तो ये टर्नओवर GSTR ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टर्नओवर GSTR 9, ना GSTR 9 का टर्नओवर और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टर्नओवर, इन दोनों का रिकंसिलिएशन आपको देना है। GSTR 9 बोलता है टर्नओवर की मेरा टर्नओवर 100 रुपीज़ है, लेकिन GSTR ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है कि नहीं जी मेरा टर्नओवर तो मात्र 90 रुपीज़ है। अब ये 10 रुपीज़ का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट यू हैव टू फिल अप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 10 रुपीज़ का रिकंसिलेशन आपको देना है। तो GSTR 9C टेबल नंबर 5 के अंदर आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपने टर्नओवर रिपोर्ट किया हुआ है एंड द GSTR 9 के अंदर जो आपने टर्नओवर रिपोर्ट किया, यू हैव टू सिंपली गिव द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सो नो व्हाट कुड बी द रीजन? What could be the reasons? There could be a many of the reasons. Now some of the reasons I am just highlighting here. जब आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव ए मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंट्री। सम ऑफ द एक्रूवल एंट्री दैट यू डिडंट रेज द एक्चुअल इनवॉइस टू योर क्लाइंट, बट बिकॉज दिस इज द ऑडिट स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, and because of the auditing standard, accounting standard requirement, you are accruing the revenues number in your books of account, and that is being certified by the auditors as well. But while you talk about your GSTR 9, do you file your GSTR 1 and 3B basis of the accrual number? Not at all. So this could be one of the reason. When you talk about books of account, there are the reimbursement of revenue. What do you mean by the reimbursement of revenue? एक्चुअल में ये रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, राइट, जो आप ऑन क्लाइंट के बिहाफ पे, राइट, आप क्लाइंट को तो चार्ज करते हैं,
बट एक्चुअली दिस इज नॉट योर रूटीन सर्विस ऑफ रेवेन्यू। आप क्लाइंट को चार्ज करते हैं बिकॉज क्लाइंट आपको डायरेक्शन देता है कि आप इसको खर्चा कीजिए और आप मुझे बिलिंग कीजिए ना। प्लीज टेल बी, आपने क्लाइंट के डायरेक्शंस पे आपने कोई अमाउंट खर्चा किया और आपने क्लाइंट को बिल कर दिया, इट इज योर रेवेन्यू, इट इज नॉट योर रेवेन्यू। तो ये क्या होता है, रेवेन्यू से आप इसको आउट कर देते हैं, आपका ये पीएनएल का पार्ट नहीं बनता है। बट व्हाई यू टॉक अबाउट योर जीएसटीआर 9, because in GSTR 9 whatever the revenue that you have reported in your GSTR 1 3B that is simply coming in your GSTR 9। तो जब आप GSTR 9 3B फाइल करते हैं, पर्टिकुलरली GSTR 1 और 3B जब फाइल करते हैं तो GSTR 1 के अंदर आप क्या दिखाते हैं, GSTR 1 के अंदर आप ये दिखाते हैं कि चूंकि ये आपका रिम्बर्समेंट ऑफ रेवेन्यू है बट बिकॉज ये लाइबल है टैक्स के लिए तो आप उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करते हैं। Opening unbilled revenue, closing unbilled revenue, it could be one of the reason. So books of account is prepared in basis of the accrual concept, but while you talk about your GSTR 13B, that you are charging the GST on actual invoice that you are raising to your client. तो ये आपका differences के reasons है, that differences you have to report in your table number 5। ये आपको दिखाना होता है बिकॉज ये रिकंसिलिएशन का पार्ट है। तो जब आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जीएसटीआर 9 तक पहुंचना चाहते हैं तो इन सारे को आपको दिखाना होता है। इसके अलावा आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, एफडी इंटरेस्ट, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आपके आते हैं जो आपकी एक इस रिकंसिलिएशन के पार्ट बन जाते हैं। स्टिल if you find any item that is non-reconciled, it means if there is a difference in your revenue reported in audited financial statement and the revenue reported in your GSTR 9 और still आप उसको reconcile नहीं कर पाते तो आपको reasons देनी होती है and reasons आपको table number 6 में देनी होती है। So now table number 6 is important because table number 6 में आप reasons देंगे कि आप इसको reconcile क्यों नहीं कर पाए और ये रीजन आपको सिंपली मेंशन करनी होती है। तो टेबल नंबर 5, द reconciliations of your turnover reported in your audited financial statement versus reported in your GSTR 9. If there is a variations unreconciled item that you have to mention the reason in table number 6. With that, table number 7 is the reconciliation of your taxable turnover. Now what do you mean by the taxable turnover? The taxable turnover on which you have paid the tax, on which you have created the tax liability, like your B2C, B2B, right? Export with payment of tax, supply to SEZ with payment of tax. These all are the taxable supply. Now you have to reconcile the reconciliations of your taxable turnover. So what you have to do here is that whatever the number that you have reported in table number 5P, टेबल नंबर 5 कॉलम पी के अंदर दैट फिगर वुड ऑटोमेटिकली कम, right? Now you have to see then how much you have the nil rated supply, exempted supply, non taxable supply, non GST supply, ये सारे आपको reconciliations में आ जाएंगे, right? And because टोटल टर्नओवर जो आपका टेबल नंबर 5P में आ रहा था वो आपका टोटल टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट, राइट? उसमें आप जब आप नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी ये सब कुछ अगर आप माइनस करते हैं तो जो फिगर आपको बचती है वो फिगर होता है आपका टैक्सेबल सप्लाई। So now you have the taxable supply and if you still have, because taxable supply जो आप यहाँ पे दिखाएंगे और जो taxable supply आपका GSTR 9 में आ रहा है, if there is a difference between these two then you have to mention the reason in table number 8। तो टेबल नंबर 8 में आप सिंपल रीजनिंग मेंशन कर दीजिए कि why there is a difference. Difference could be genuine but that difference you have to mention and with that the table number 9 is the reconciliation of your tax payable, right, rate wise। तो जो आपके टोटल टैक्सेबल वैल्यूज है corresponding your IGST, CGST, SGST, now you have the tax rate 5%, 5% RCM, 12%, 12% RCM, 18%, 18% RCM, 28%, 28% RCM. With that the
पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, ये सारे आपको रिपोर्ट करने हैं, दिखाने हैं टेबल नंबर 9 के अंदर। टेबल नंबर 9 के अंदर ये आपको रिपोर्ट करने हैं। सो व्हाट एवर द टैक्सेबल टर्नओवर दैट यू हैव इन योर टेबल नंबर 7, right? So with table number 7, that whatever the taxable turnover you have and the tax that you are showing here, that the taxable value, it should be also match. तो ये important है। The table number 9 rate wise tax liability that you have to report, right? And if there is a difference, if there is a difference in tax payable that you have reported in your GSTN 9, right, and the tax payable that you have in your GSTN 9 से टेबल नंबर 9, तो आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी टेबल नंबर 10 के अंदर कि why there is a difference, why there is a difference, that reasoning you have to mention in table number 10. Now with that, table number 11. Now in a table number 11, what you have to do here is that the reasons for unreconciliation in table number 6, table number 8 and table number 10. Because of these table, if there is any additional liability created, that liability you have to report in table number 11. That all liability because of this table number 6, table number 8 and table number 10. इसके वजह से अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होता है, दैट लाइबिलिटी यू हैव टू रिपोर्ट इन टेबल नंबर 11. So table number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. These all are talking about, these all tables are talking about the outward supply corresponding tax liability and their reconciliations, right? It is talking about. Now table number 12. The table number 12 is very, very, very important. Please listen carefully. The table number 12 is talking about the reconciliation of your input tax credit. Now input tax credit बहुत ही important है. The input tax credit that you have availed in your audited financial statement would be automatically come here, right? Table number 12, reconciliations of your input tax credit. So whatever the input tax credit that you have availed in your audited financial statement would become in table number 11, right? Table number 12. तो इस 12 में जब आपका आएगा, टेबल नंबर 12 में जब आपका ये रिपोर्ट करोगे आप आईटीसी जो आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया हुआ है, विद दैट द आईटीसी pertaining to the previous financial year avail in the current financial year. यानी आईटीसी जो आपने बुक किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, बट आपने अवेल किया है 22-23 में, इन ए पीरियड अप्रैल 2022 टू अक्टूबर 2022. तो 21-22 का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अवेल किया है इन ए पीरियड 2022 अप्रैल 2022 टू अक्टूबर 31 अक्टूबर 2022, तो इसको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है. सिमिलरली द इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट यू आर अवेलिंग इन ए current year, it means for a current year for financial year 2022 and 2023, whatever the input tax credit that you have that you are going to avail in the subsequent year in a period April 2023 to October 2023, that would also be reported here. मैं इसको summarize करता हूँ. Table number 12 is talking about input tax credit. In an input tax credit, you have to see that whatever the input tax credit that you have availed in your audited financial statement would become here in table number 12. With that, the input tax credit that is pertaining to the previous financial year, but you have availed in the current financial year would be reported here. With that, the input tax credit pertaining to the current financial year that you are going to claim in the subsequent financial year, right? That would also be reported here. यानी 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, 21-22 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अप्रैल 2022 टू अक्टूबर 2022 क्लेम किया है, ये फिगर आपका टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट होगा. एंड जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का है 22-23 का
आईटीसी आपने अवेल किया है इन ए पीरियड अप्रैल 2023 टू अक्टूबर 2023, ये भी आपका टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट होगा। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल का आईटीसी दैट यू हैव अवेल प्लस the ITC pertaining to the previous financial year but you have availed in the current financial year minus the ITC that you have in a current financial year, ITC of the current financial year but that you have availed in the subsequent financial year, that would be less. So whatever the amount that would become is your ITC for the current financial year, and ye ITC that must be matched with the ITC that you have reported in your GSTR 9. And if there is a difference, that difference you have to report in table number 13. So what could be the reasons of the difference? Reason is very simple. Whatever the open item that you have not availed because it is not available or reported in GSTR 2B, it is not coming in GSTR 2B, and because it is not coming in your GSTR 2B, you cannot avail the input as credit. So open item, it means lost ITC. That would become one of the reason would be that would become in your table number 13, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनपुट एज क्रेडिट रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 12, जहाँ पे आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो आपका आईटीसी जो आपने अवेल किया था वो आपका आएगा नंबर्स, उसके साथ जो आपका 21-22 का इनपुट जो आपने 22-23 में इन ए पीरियड अप्रैल 2022 टू अक्टूबर 2022 आपने अवेल किया वो नंबर्स आएगा, एंड विद दैट द आईटीसी पर्टेनिंग टू करेंट फाइनेंशियल ईयर दैट यू हैव अवेल इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और यू आर गोइंग टू अवेल इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स अप्रैल 2023 टू अक्टूबर 2023 आपने जो अवेल किया है ये फिगर आपका यहाँ पे टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट होगा। जो डिफरेंसेस आएंगे जीएसटीआर 9 वर्सेस दिस नेट ऑफ आईटीसी दैट यू हैव टू रिपोर्ट इन टेबल नंबर 13, and the table number 14 is talking about reconciliations of ITC declared in your GSTR 9 versus the expenses on ITC on expenses avail, right, ITC on expenses that you have reported in your books of account, इसकी एक reconciliations होती है टेबल नंबर 14 के अंदर, राइट, मैंडेटरीज नहीं है, टेबल नंबर 14 के अंदर है। इसके अंदर आपको एक कंप्लीट चेकलिस्ट आ जाती है जहाँ पे आपने जो एक्सपेंस आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके रेट वाइज आ जाती है, राइट। एंड देन टेबल नंबर 15 इज द रीजंस for reconciliation, right, reasons for unreconciliations of your ITC that you have declared in GSTR 9 versus books, उसकी आपकी रीजनिंग देनी होती है टेबल नंबर 15 के अंदर। एंड टेबल नंबर 16 is the tax liability created because of table number 13 and 15 that you have to report in table number 16. so ये 16 टेबल्स हैं जो आपको फिलअप करने हैं GSTR 9 से कंप्लीट करने के लिए। इन 16 टेबल्स में आपको रिपोर्ट्स करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल्स आपके हैं, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 12। ये 4 टेबल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप टेबल नंबर 5 में आपकी टर्नओवर की रिकन्सिलेशन करते हैं बिटवीन ऑडिटेड फाइनेंशियल्स एंड GSTR 9। टेबल नंबर 7 में आप रिकन्सिलेशन आप टैक्सेबल टर्नओवर की करते हैं। टेबल नंबर 9 के अंदर आप रेट वाइज टैक्स लायबिलिटी की रिकन्सिलेशन करते हैं, एंड टेबल नंबर 12 के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिकन्सिलेशन करते हैं। और इन रिकन्सिलेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाइल द अथॉरिटी इज गोइंग टू डू द ऑडिट ऑफ योर बुक्स ऑफ योर GSTN, तो ये रिकन्सिलिएशंस उनके लिए सबसे बड़ी क्वेश्चनिंग बनती है। वो आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू इन योर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स एंड योर GSTR 9, व्हाई यू हैव नॉट रिकंसाइल योर ITC एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दैट ITC यू हैव अवेल इन योर GSTR 3B and you have reported in your GSTR 9, it is not matching. Please share the variance reason. There could be many of the questions the department or authority can ask to you, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप इसको फाइल करते हैं GSTR 9 से के सारे टेबल्स को अच्छे से समझिए, उसके इंफॉर्मेशन फिलअप कीजिए, रिकन्सिलेशंस प्रॉपर कीजिए एंड उस रिकन्सिलेशंस को प्रॉपर सेव करके रखिए सो दैट कि जब आपकी ऑडिट्स होती है, जब आप अथॉरिटी आपसे डिमांड करते हैं, यू कैन
share those informations to the department or authority. So now it is important, file your GSTR 9C and get enjoyment of your compliances that you are going to fulfill. 31st December 2023 is the last date that you have to file your GSTR 9C, GSTR 9 as well, and filing within that time limit is one of the healthy part of your business, is one of the healthy compliances part of your business. So what are you waiting for? If you have not filed your GSTR 990, start to file for GSTR 9. Please watch my previous video for GSTR 9C. This video is very important. If you still have any questions, please ask me, please comment on my inbox. I am here available to support you. There is no any hurry. Please file and get it happy compliances. It is very important. This is Sachin Singh signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.